किस किस्म के मसाइल हैं लोगों मेरे 5 साल के काम और जब से पाकिस्तान बना है, के? मिनी लाड़काना रह गया है। लेकिन इलाके को महरूम रखा गया। इस इलेक्शन में आप लूज, ये आज तक मेरे हलके का वोटर जो आपको क्यों हरा दिया जाता है? एक हमारा फैसला है, एक उसका फैसला है। तकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बाद। मेरे घर पे रेट ऐसे बढ़ा, ईशत को बहरान से निकालने के लिए आप मुस्लिम लीग नून को अपना काम करने दें। अपनी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एन न्यूज़। और आप नाज़रीन, इस बार मेरे साथ जो शख्सियत सामने प्रोग्राम है उनके बारे में अगर कहूँ कि मल्टी टैलेंटेड है, काबिल, मेहनती, कामयाब पर्सनैलिटी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, वेल पर्सनैलिटीड हैं, तो इनका जो शोबा है, जिस शोबे से इनका ताल्लुक है, इस शोबे में रहते हुए इन्होंने सियासी और समाजी हवाले से जो खिदमत सर अंजाम दी वो काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद मकबूल भुट्टा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी हैं, जिन्होंने एमपीए के हवाले से, एमपीए के कैंडिडेट के हवाले से इलेक्शन भी इस दफ़ा का कंटेंट किया है और बाकी मतलब बहुत अरसे से पॉलिटिकल फील्ड से वाबस्ता हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे इनसे और इनकी शख्सियत के हवाले से भी बात करेंगे कि इतनी कामयाब तरीन जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका क्या फार्मूला है, क्या करना पड़ता है इस तरह की कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, और सियासी हवाले से इनकी क्या खिदमात हैं, इनके इलाके में इनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं, इनके जो वोट डालने वाले, इनके मानने वाले, इनके फॉलोअर्स हैं, इनके हल्के के लोग हैं, उनके मसाइल के हवाले से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले शहजाद मकबूल भुट्टा की अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये जो पॉलिटिकल दौरानिया था ये कहाँ से शुरू हुआ। जी सर, क्या कहें? आपकी आप तशरीफ ले आई। मैंने पहला जो इलेक्शन था, मेरे भाई छोटे पीरजादा मियां अजहर मकबूल भुट्टा साहब जूनियर कौंसिल नाजिम से उन्होंने स्टार्ट किया। 2005 में हमने पहला नाजिम का इलेक्शन लड़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह हम 4300 की लीड से इस यूनियन कौंसिल में हम कामयाब हुए। 2007 में जैसे कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए और मुझे नून लीग का टिकट दिया गया एमपीए का, जो मुश्किल हालात थे। और उस इलेक्शन कैंपेन में जब मैंने कैंपेन स्टार्ट की तो मेरे वालिद साहब बीमार हो गए और इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ा मुश्किल वक्त था। मेरी उस टाइम एज 25 साल मेरे ख्याल है 2 मंथ थी। नौजवान था, वाले से हर बच्चे को लगाव होता है। बड़ा मुश्किल टाइम था वो। मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्शन वो लूज़ कर गया। यहाँ से मुंतखब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुए जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने। उसके बाद फिर मैंने इस हलके में मेहनत की और फिर 2013 का इलेक्शन आया। 2013 के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भारी अक्सरियत से नून लीग ने फिर मुझ पर एतमाद किया, मेरी पार्टी ने, मेरे कायदीन ने, मैं एमपीए मुंतखब हो गया। तो फिर वहाँ से सिलसिला चला तो फिर चलता रहा। शहजाद साहब, ये जो पीपी 214 है ये गढ़ रह गया है, जो शख्सियात हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से एक गढ़ रहा है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उस सूरत में भी आपने यहाँ से सीट निकाली। हाँ जी, ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये जो पीपल्स पार्टी का ये गढ़ होता था, ये मिनी लाड़काना कहलाया जाता था। जब मैं सियासत में आया 2008 का इलेक्शन जहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई, तो उसके बाद 2013 में मैंने पीपल्स पार्टी को 20,000 की लीड दी। 20,000 की लीड से नून लीग यहाँ से कामयाब पहली दफ़ा होके गई एमपीए पे। तो उसके बाद फिर मैंने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरा हल्का बहुत महरूम है, इनमें ना तरक्याती काम करवाया जाए। तो फिर कायदीन की उनका मैं मशकूर हूँ। मैं ये बताता जाऊँ कि जिस जगह आप बैठे हैं, आप आए होंगे इस सारे रोड्स पर, ये देखते आए होंगे, ये उस टाइम पीपी 198 था, 198। जब से पाकिस्तान बना
यहाँ से बड़े बड़े लोग मुंतखब हुए. मेरे इलाके में साफ पानी नहीं था. 2013 का इलेक्शन जीता. कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे. प्राइम मिनिस्टर कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे. मेरे मुजफ्फराबाद से शुरू लेकर मेरी 8 यूनिट कौंसिल सूरे मियानी तक अल्हम्दुलिल्लाह घर घर साफ पानी मैंने पहुंचाया. तरक्याती काम मैंने. अच्छा भुट्टा साहब, आपकी ज़िंदगी की, आपकी पॉलिटिकल ये जो ज़िंदगी है, उसमें आपकी सियासी जमात, सबसे पहली सियासी जमात कौन सी थी और कब आपने ज्वाइन की? देखिए जी, मेरी शुरू से ही हम मुस्लिम लीग नून के, और मैंने पहला वोट भी अपना नून लीग को कास्ट किया था. अच्छा, और इसकी मैं वजह पूछना चाहूँ कि पहली जमात भी मुस्लिम लीग नून है, वोट भी मुस्लिम लीग नून को कास्ट किया, और आज तक अब मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े चले आ रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? मैंने, एक तो मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो कट्टर मुस्लिम लीग नून के थे. उनके दोस्त होते थे पीपल्स पार्टी से जो यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे. मुझे याद है मैं छोटा होता था, वोट मांगने आते थे तो मेरे वालिद साहब कहते थे, दोस्ती अपनी जगह, वोट वो है शेर का, मैं वोट आपको नहीं देता. हमारे नंबरदार भी थे वो, लेकिन वो वोट नहीं देते, वो वोट सिर्फ शेर को. और जो मेरे बड़े भाई थे उनको भी कहते थे, वालदा को कहते थे, वोट डालने जाना, अपने शेर पे ठप्पा लगाना. यही बिहेवियर आपकी तरबियत कर रहा था, आपको पक्का कर रहा था? जब फिर मैं आया, मैं कायदीन से मिला और मैंने उनमें वो चीज़ें देखी, पब्लिक के लिए वो दर्द रखते थे. और उन्होंने जो इस मुल्क के लिए किया, इस पाकिस्तान के लिए जो काम किया, मैं कहता हूँ अगर वो नून लीग के आप काम निकलवा दें इस पाकिस्तान में से, पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए मुझे उनसे दिली लगाव भी है. और जो मेरा वोट होता है वो वोट सिर्फ मेरी पार्टी का होता है, और मैं अपनी पार्टी के लिए अलावा मैं किसी को वोट नहीं देता. अच्छा शहजाद साहब, एक चीज़ और है, जो सियासत है उसको अगर मैं आग का समंदर कहूँ तो मेरा ख्याल ये कोई मुबालगा राय नहीं होगी. इस आग के समंदर में कूदने का फैसला आपका अपना था, किसी ने आपको धक्का दिया? जी, मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्तों ने मुझे, मेरा इलेक्शन का लगाव नहीं था, सपोर्टर था, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे लड़ाया गया. जब मैं हल्के में, पहले मैं यूनियन कौंसिल तक मैं दूर थे, जब मैं हल्के में निकला तो मैंने महरूमियाँ देखी. तो महरूमियाँ देखी तो मैंने फिर मेरे वालिद साहब, वो उनको जिगर की तकलीफ़ हुई और 15 दिन के अंदर वो अल्लाह को प्यारे हो गए. जब मैं उनके नमाज जनाजा पढ़ के मैयत पे खड़ा था तो मैंने एक तहैया किया था कि अल्लाह पाक ने मुझे कभी मौका दिया तो पहले मैं हेल्थ और एजुकेशन पर काम करूंगा. वो क्यों, मैंने सोचा, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैंने 20 दिन पहले अपने बाप के टेस्ट करवाए हैं तो ये नहीं था. उसने मुझसे सबसे पहले पूछा, आपके इलाके में सीवरेज है? मैंने कहा नहीं है. उन्हें कहा, आप पानी कौन सा पीते हो? हमने कहा जी मोटर का और ये नलके वाला. उन्हें कहा उसको टेस्ट करना, सबसे गंदी बीमारी वही है. मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में करवत राहत नसीब फरमाए. और मैंने वही तहैया किया हुआ था, कि मैं जब भी मुंतखब होऊंगा और मैं इस इलाके में पूरे तरक्याती काम करूँगा. क्या समझते हैं आपके इलाके में किस किस्म के मसाइल हैं लोगों को, तरक्याती हवाले से और दूसरे हवाले से भी, किस किस्म के मसाइल का ज़्यादा सामना है, और उन मसाइल को हल करने के लिए आपके क्या क्या इकदाम रहे, कितने आप कामयाब रहे? देखिए जी, मैं 2013 से लेकर 2018 तक मैं मुंतखब रह गया हूँ MPA. मुझे 5 साल मिले. मैं आज भी आपके चैनल के तौर से मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मेरे 5 साल के काम और जब से पाकिस्तान बना है उनके काम जो यहाँ से मुंतखब होते रह गए, मेरे साथ मुकाबला कर लें, मेरे काम ज़्यादा होंगे. पहले नंबर एक तो हमारे इस इलाके में, मैंने पहले बताया, सीवरेज नहीं थी. दूसरा, इस इलाके में साफ पानी नहीं था. खुदा का, मैं अब क्या उन लोगों को कहूँ, इस इलाके में बच्चियों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल नहीं था जब से पाकिस्तान बना. सर आप कह रहे हैं ये गढ़ रह गया है, मिनी लाड़काना रह गया है, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को सहूलियात नहीं थी? मैं तो ओपन कह रहा हूँ, मैं तो हकायक हैं ये, आप सर्वे करा लें. बच्चियों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ से बच्चियाँ जो चौक
अपना ये कैंट भी चल जाती थी बेचारी, या गुजर खड्डा यहाँ से बच्ची जिनके पास साहिब हसीयत लोग थे वो तो अपनी बच्चियों को ले जाते थे, या मैं चेक पोस्टों पर देखता था वो चिंची पर बेचारियाँ बैठ के जा रही होती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ने जब मुझे मुंतखब किया तो मैंने पहले कासिम बेले में बच्चियों के लिए मैंने गर्ल्स हाई स्कूल बनाया। मुजफ्फराबाद से लेके सूरे मियानी तक सेवरेज नहीं थी। इन 6-7 यूनिट कौंसिल 8 यूनिट कौंसिल में घर घर मैंने सेवरेज पहुंचाई, घर घर मैंने साफ पानी पहुंचाया। ये सारे मेरे पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी और मियाँ नवाज शरीफ की मेहरबानी जिन्होंने, और हमारा डिग्री कॉलेज था यूनिवर्सिटी बन गया, चौकी चेरी वाला बन गया। जो 3300 रुपये FSC की फ़ीस थी वो हो गई 47,000 क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बन गई, ख़वातीन यूनिवर्सिटी। मैंने अब कायदे मोहतरम से डिग्री कॉलेज लिया जो मेरे मुजफ्फराबाद में आज भी बना हुआ है, जहाँ बच्चियाँ ज़ेर तलीम हैं अपने इस इलाके में। और ये जिन रोडों पर आप आए हैं ये कच्चे रोड होते थे, एक आध अगर सड़क होती थी वो 8 फुट 10 फुट की होती थी वो भी टूटी फूटी। ये कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और नूली की मेहरबानी है, आज देखें सारे कारपेट रोड हैं और ये मैंने बनवाए हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम नहीं था, साफ़ पानी का निज़ाम नहीं था, इससे तो यही साबित होता है कि यहाँ पर जो यूथ जो जनरेशन आ रही थी नहीं, वो बीमार होगी, हेल्दी नहीं होगी और उसके अलावा क्वालिफाइड नहीं होगी। इससे माशरे पर क्या बुरे असरात नहीं पड़ रहे थे? किसी ने सोचा क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि माँ पढ़ी लिखी होगी ना तो औलाद पढ़ी लिखी होगी, लेकिन इलाके को महरूम रखा गया इसलिए कि ना लोग पढ़ेंगे, नए नए शहूर आएगा। पहले वो आते थे एक डेरे पर, उन्होंने आना एक डेरे पर, वो पूरे इलाके को बुला लेते थे और पूरे इलाके को बुला के उन्होंने कहना जी इन्हें वोट पा देना, वो उसको वोट डाल दिया करते थे। जब क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ डेवलपमेंट होती है, जब हम किसी जगह जाते हैं ना, हम जाते हैं हमने घर बनाना है, हम जाते हैं हम कहते हैं पहले क्या पूछते हैं वहाँ जी गैस है, हाँ जी गैस है, सीवरेज है, साफ पानी है, बिजली है, असी प्लाट इतने लेना, इतने घर बनाना है। ये पूरा एरिया महरूम था। यानी इस सब की वजह से डेवलपमेंट की प्रोग्रेस भी अच्छी हुई। जब मैं बना मैंने ये सारी डेवलपमेंटें कराई। आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह आबादी है और ये कॉलेज बनवाए, ये बच्चियों के लिए गर्ल हाई स्कूल बनवाए, BHU जो 8 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा खुला होता था। मैंने कायदे मोहतरम को कह के मैंने उसको RIC करवाया, जो सुबह 8 बजे से लेके क्या 24 घंटे, जहाँ 5 रुपए की पर्ची पर डिलीवरी केस भी फ्री होते हैं और एक एक एम्बुलेंस उनको लेके दी। अगर खुदा न खास्ता कोई इशू है तो आप उसको निश्तर लेके जाए। देखिए ये बंदा वो काम करता है जिसके दिल में ना दर्द हो। अगर मैं वो बड़े सियासतदानों की तरह ये काम भाई आया ठीक है जी पता अगली दफ़ा बनो ना बनिए तो असी इंजॉय करें, गर्जी नहीं। हाँ मैं आपको हल्फियाँ कहता हूँ कि मुझे ये मेरा डेरा ना, कभी मैंने किसी से नहीं पूछा कि तू कहाँ से आया है। मेरे पास जो भी आया मैंने उसको ये पूछा हुक्म कर। नौकरी का मैं कहता था ये हल्के के बाहर से नहीं दूंगा, नौकरी मैं अपने हल्के में दूंगा, नौकरी हल्के से बाहर नहीं दूंगा। और जो काम है आप मुझे बताएं, अगर बंदा बेचारा उसके साथ ज्यादती हो रही है, मैं एंड तक जाता था। जब तक मैं उसको उठाने से कल्चर से नहीं निकालता था, खुदा की कसम मुझे सुकून नहीं महसूस होता था। जब मैं बंदे का काम कर लेता था मुझे इतनी राहत महसूस होती थी, इतना मैं खुशी महसूस खुद को होती थी कि मैं वो मेरे अल्लाह की तरफ से मैं सोचता था कभी भाई मुझे ये क्या क्यों फीलिंग्स हैं। मैंने एक दरवेश इंसान से भी पूछा, मैंने कहा जी मैं इस तरह से, हाँ उसने कहा कि आपके अंदर ना इंसानियत है। तो मैंने ये काम जो किए ना, मैं इक़्तिदार का मुझे कोई लालच नहीं है। ये आज 2024 का इलेक्शन मेरा हो गया, जब गवर्नमेंट पंजाब में भी हमारी है, वफाक में भी हमारी है, लोग फाइलें उठा के भागे फेरे होते हैं। मैं आज तक नहीं गया क्योंकि मैं हल्के से जीत नहीं सका। मेरे हल्के में मेरे साथ जो भी हुआ मैं क्या कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, शहजाद मकबूल भुट्टा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। शहजाद मकबूल भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं और बातों का सिलसिला जहाँ से कट हुआ था वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं। बात हो रही थी इलाके के मसाइल के हवाले से, सपोर्टर्स के हवाले से, कि इन्होंने इलाके के हवाले से इलाके के लोगों को किस तरह से सहूलियात दी, किस तरीके से यहाँ पर तरक्याती काम किए। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब जो इलाके के मसाइल हैं, आपने काफ़ी सहूलियात दी, तरक्यात के हवाले से काफ़ी काम किया, अब क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि अब उस हवाले से ये काम जितने भी हो चुके हैं तसल्ली बख्श हैं, अब इसमें क्या मज़ीद की कोई गुंजाइश है? देखें जी, जो मेरे काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 85% मैंने इस इलाके के, अपने पूरे हलके के मैंने काम किए हैं, और बाकी 15% काम रह गया। मुझे अल्लाह मियाँ ने मौका दिया था, मैंने 5 साल में मैं इतने काम कर गया। अगर अल्लाह पाक मुझे आगे मौका देता तो पता नहीं मैं और कितने काम कर चुका होता। तो मेरे समझने में काम थोड़े बातें बाकी हैं और वो होने चाहिए, और जो मेरे बस में था मैंने वो किया। आज भी ये सेक्रेटरीट NA 148 PP 214 जो पहले 198 था, आज भी सेक्रेटरीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर टाइम पब्लिकली ये खुला है। जो खिदमत खल्क हो रही है वो बैठे हम कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। सर मैं भुट्टा साहब, मेरी आपकी इतनी देर से गुफ्तगू हो रही है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं कंफ्यूज सी हो रही हूँ कि आपने इस इलाके के लिए जितने काम किए, ये आपका गढ़ है, आप अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए आपने तरक्यात के लिए काम किए, उनको सीवरेज दी, उनको साफ पानी दिया, हेल्थ के हवाले से काम किया, एजुकेशन के हवाले से काम किए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में आप लूज कैसे कर गए, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये आज मुहिम्मा है। सुने, ये आज तक मेरे हलके का वोटर जो है ना, उसको भी समझ नहीं आ रही कि हर दूसरा बंदा मेरे साथ था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मेरे साथ नहीं था। पब्लिक ही मेरे साथ थी, पता नहीं मैं कैसे हार गया। बस कायदीनों ने हम फैसला कबूल किया, हमें कबूल है बाहर। कुछ करने के बाद कुछ मायूसी हुई, दिल बुरा हुआ, जाहिरी बात है, तो एक कुदरती सी बात है। देखें, वक्ती तौर बंदा डिसाइड होता है कि आप इतना कुछ करें और आपके साथ मेरे हाथ हो जाए। मेरे साथ 2018 में भी हाथ हो गया था। मैं 2018 ये हाथ एक ही होता है या मुख्तलिफ हाथ होते हैं? 2018 में मैं रात को जीता बैठा था, मुझे सुबह हरा दिया गया। तो अभी हो गया, मेरे समझने में हाथ हुआ है मेरे साथ। सर क्या समझते हैं, आपको हराने के पीछे कोई जाती दुश्मनी होती है, यार ये बंदा आगे ना निकल जाए, अपने इलाके के लिए काम कर रहा है, ज़्यादा मकबूल ना हो जाए, ये क्या ऐसा क्या है, आपको क्यों हरा दिया जाता है? माशाल्लाह से वर्क तो आपकी है, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे अल्लाह की रजा, हुक्म रब्बी। हम मुसलमान हैं, मेरा ईमान है, एक हमारा फैसला है, एक उसका फैसला है। अच्छा सर, इतने अच्छे तरीके से आप माशाल्लाह से सियासत, जो सियासी खिदमात हैं उनको सर अंजाम दे रहे हैं। बाकी देखा गया है जो हमारी लीडरशिप है या जो सियासतदान हजरात हैं, वो सियासत को इबादत समझ के नहीं करते, सियासत को सियासत समझ के नहीं करते। सियासत का जो मीनिंग है, जो मकसद है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सियासत को सियासत ही नहीं समझा जाता। आप क्या समझते हैं कि सियासत को एक सियासतदान किस तरीके से लेकर चले कि एक अच्छा और कामयाब सियासतदान साबित हो, और लोगों के मसाइल के हवाले से, उनकी रिलीफ के हवाले से भी वो काम किया जाए? आपने भी बात की, मैं आपको बताऊं कि पहले भी आपने सवाल किया कि आप कितने अरसे से इनके साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ। मैंने इनके दिल में ना दर्द देखा है पब्लिक के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए। मैंने ज़्यादा काम मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ किए, क्योंकि मैं MPA था और वो चीफ मिनिस्टर थे। ये बात तो आप ठीक कर रहे हैं, जो बंदा एहसास करता है, दर्द करता है, बुरा भी वही बनता है। उनको आपको पता है बीमार थे, और अगर वो रात को 2 बजे सोते थे तो सुबह 6 बजे उठ जाते थे, और वो रोड पर होते थे। ब्यूरोक्रेसी पे भी कंट्रोल होता था, और उसके दिल में मैंने दर्द देखा। मैंने उसके बोला ना, मियाँ साहब मुझे ये चाहिए हल्के के लिए, मेरी आवाम रो रही है। उसने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने फौरी वो। और फिर एक आपने सवाल तो पहले किया कि
उतराव चढ़ाव भी आते हैं इस हिसाब से। कोई लोग अब कह रही हैं कि भाई दिल में दर्द नहीं रखते। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी ना, उन सियासतदानों के साथ इतना जुल्म किया। मैं बंदा बैठा हूँ 18 मई 2021 मैं यहीं बैठा था। मैं अपने डेरे पर मौजूद था, यहाँ पर यहीं बैठा था। वो कुछ जो हुआ उसके बाद तो यही है, सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बाद। सुने, पीटीआई की गवर्नमेंट आई ना, वहीं से स्टार्ट हुई। मैं क्या कत्ल के केस में फंसा दिया। ये कब की बात है? 2021 में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। मेरे घर पे रेट ऐसे पड़ा जैसे मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द था। कत्ल किसका हुआ था? कत्ल हुआ था यहाँ से कोई 6 किलोमीटर। तो भी कोई पॉलिटिकल शख्सियत? नहीं, पीछे पॉलिटिकल लोग थे। उन्होंने क्या कि सिर्फ मैं मुल्तान में बोलता था, पीटीआई के खिलाफ अपोजिशन मैं कर रहा था। यानी कत्ल के केस में जो आपको फंसाया गया, आपको चुप करवाने के लिए और डिवैल्यू करने के लिए। वो जो इकबाल खाकवानी साहब को फंसाया था ना, तो फिर मुझे बड़ी ऑफरें भी आई, लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरा लीडर वही है, मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। कत्ल का केस फिर वो जो था हल हुआ, आप उसमें बरी हुए? मैंने दूसरे दिन मेरा बेटे को उठा लिया गया जिसकी उम्र कोई 7-8 साल थी। मेरे भतीजे को उठा लिया जिसकी 9-1 साल एज थी। वो 1.5 दिन पुलिस कस्टडी में हवालात में रहे बच्चे। मेरे घर पे जब रेट हुआ 11 डाले थे या 13 डाले थे, जैसे मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। मैंने दूसरे दिन अबूरी जमानत करवाई। मेरा भाई ये नाजिम है, 5 दिन बाद इसको नामालूम अफराद में कहते चलो ये तो निकल गए, इनको दबाने के लिए इसको मौके पर दिखा दिया। कत्ल के केस में मौके पर। यहां से जब सियासत खराब जब शुरू हुई, जब आप अपने मुखालफीन देख रहे हैं, हर किसी का बोलना ना हक है, अपोजिशन हकायक बोलना हक है। जब ऐसे लोग आके मुंतखब होके आके हुक्मरान बैठ जाएंगे, जो खान साहब ने किया, एक तो मुल्क में अफरा तफरी मच गई। अच्छा भला पाकिस्तान चल फिर रहा था 2013 से लेकर 2018 तक। 133 रुपये पेट्रोल था, मुझे याद है 64 रुपये पे पेट्रोल आ गया। सर अगर आप महंगाई की ही बात करते हैं तो नून लीग भी महंगाई के नारे से आई थी कि इसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन निगरान सेटअप रह गया है। नून लीग की अब जो अपनी हुकूमत है, कीमतें आसमानों से ही बातें करती चली जा रही हैं, कीमतों में कंट्रोल ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी यार सुने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2016 के एंड में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। रिकॉर्ड में है ना, IMF के जो कर्जे पहले गवर्नमेंट ने उठाए हुए थे उनको खुदा हाफिज कह दिया था। तो ये कर्जे किसने लिए थे? पीटीआई ने लिए थे ना। नवाज शरीफ के दौर में, जब वो नवाज शरीफ वजीर आजम था, मियां साहब के दौर में मुझे याद है 2 रुपये और रोटी होती थी, 133 रुपये पेट्रोल था, ये लेके आया 64 रुपये पर। आटा 35 रुपये किलो था मेरे ख्याल। घी 140 रुपये केजी था, यूनिट 4 रुपये था, डॉलर 104 रुपये पर छोड़ गए। लेकिन सर अब कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? सुन लें ना, सुन लें। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इन्होंने मुआहदे किए, इन्होंने कर्ज उठाए। ये वो लोग थे जो तजर्बेकार नहीं थे, इनकी सिर्फ बातें थी। इन्होंने कर्ज लिए, उन कर्जों का सूद देना है। ये जो नताइज हैं ये पिछले मुआहदों के हैं। ये पिछले मुआहदे हो गए हैं जो अभी तक संभल नहीं पा रहे। अब आप क्या समझते हैं, क्या संभाल पाएंगे? क्या नून लीग की हुकूमत इसको संभाल पाएगी? क्या ऐसी पॉलिसीज हैं नून लीग की हुकूमत के पास कि इसको कंट्रोल किया जा सके, अवाम को रिलीफ दिया जा सके? मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को ना दबाव न डाले, मुस्लिम लीग नून को अपना काम करने दें अपनी मर्जी से। क्या समझते हैं, दबाव डाला जा रहा है?
لیکن بلیک میلنگ تو شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اب ہمارا ہم اتحادی ہیں, ان کے بارے میں ابھی میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا, ابھی تو ہم اتحادی ہیں, لیکن نون لیگ اس ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے, محنتی لوگ ہیں. نون لیگ, لیکن کیا اتحادی حکومت ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے؟ سر ایک کوشش کر رہے ہیں, ہم تو سنسیئر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں صدر دیں, صدر دے دیا انہوں نے کہا جی گورنر دیں, انہوں نے گورنر دے دیے. انہوں نے کہا چیئرمین سینٹ دیں, چیئرمین سینٹ بنا دیا. ہم تو دل سے ایک چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بحران سے نکالیں, ہم تو سنسیئر ہیں ملک کے لیے. سر معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اگر چلیں آپ کے ہاتھ میں, آپ کو کل اختیارات دے دیے چاہیے, سب سے پہلے کس پہ توجہ مبذول کریں گے؟ دیکھیں بجلی پہلے, سب سے پہلے نا بجلی مہنگائی پہ کنٹرول جب ہو جائے گا نا تو معیشت آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. سر بجلی پہ کنٹرول نہیں ہے, ڈالر پہ کنٹرول نہیں ہے, پیٹرول پہ کنٹرول نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہوگا, آہستہ آہستہ ہوگا. جب یہ اس ملک سے گئے تھے خزانہ تو خالی تھا, جب میاں نواز شریف گیا تھا اس نے ملک میں خزانہ تو چھوڑ گیا تھا. سر آپ نہیں سمجھتے ہیں جو لیڈرشپ ہے وہ عوام کی ریلیف کے لیے کم اور اپنی فضول خرچیاں, آسائشات اور تعیشات میں زیادہ مبتلا نظر آتی ہے؟ کیسا ہے؟ میری لیڈرشپ تو تنخواہ ہی نہیں لیتی, میری لیڈرشپ تو تنخواہ ہی نہیں لیتی, کیا سہولیات لیں گے؟ وہ باہر کے ملک قبر کر جائیں تو اپنے خرچے سے جاتے ہیں. سر آپ کی لیڈرشپ یا مسلم لیگ نون کی حکومت میں زراعت ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی معیشت کی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کی طرف اتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی زراعت کی طرف توجہ شروع ہو چکی ہے, وہ دے رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں, سر مکئی کو دیکھ لیں, کپاس کو دیکھ لیں, اور اب گندم کو دیکھ لیں. دیکھیں یہ نگران سیٹ اپ جو بیٹھا تھا نا, گندم کا حال وہ کر گئے. لیکن اب بھی تو گندم کی جو ان کو جب گندم آ رہی تھی, سر ابھی بھی روڈوں پہ گندم, مطلب جو کسان ہیں ذلیل و خوار ہی ہوئے ہیں. جب گندم آ رہی تھی, گندم کاشت ہو رہی, گندم تیار ہو چکی تھی, کیا ضرورت پڑی تھی اتنی گندم لینے کی؟ یہی تو میرا کوشچن ہے کہ جب پاکستان میں اتنی گندم تھی تو گندم باہر سے کیوں لی گئی؟ وہ نگران سیٹ اپ سے سوال کریں, جو نگران سیٹ اپ تھا وہ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا. وہ نگران سیٹ اپ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا, یہ نگران سیٹ اپ سے بات کی جائے, ان سے پوچھا جائے, یہ تو جواب وہ دے سکیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کسانوں کا جو استحصال ہوا ہے, کیا مسلم لیگ نون کی حکومت اس کی بھرپائی کر پائے گی؟ کیا کسان جو فیڈ اپ ہوا ہے کہ وہ اگلی دفعہ اس طریقے سے کاشت پر توجہ دے گا؟ دیکھیں جی کسان جو ہے نا, میں خود کسان ہوں, کاشتکار ہوں, اور اتراؤ چڑھاؤ آتے ہیں. کسان جو ہے نا وہ دل برداشتہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, اللہ کا کرم ہے اس پہ, اور اللہ کرم کرے گا. جو جیسے پہلے کی طرح اس نے محنت کی ہے, وہ اب بھی کسان ویسے محنت کرے گا. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا, اب گورنمنٹ پنجاب میں نون لیگ کی بیٹھی ہے, وفاق میں بھی اتحادی ہیں, پنجاب میں نون لیگ کی بیٹھی ہے. اب یہ آگے جو ان کی گندم بھی ہوگی وہ بھی پرچیز کی جائے گی, اور باردانے بھی دیے جائیں گے, سب کچھ ہوگا. اچھا بھٹا صاحب, ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنے فالوورز کو, ووٹرز سپورٹرز کو, ان کو سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں, اپنے علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی سیاست کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا اس سمندر میں مجھے دھکیلا گیا, تو اٹس مین سیاست کے لیے تو مطلب جن لوگوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے پری پلان, وہ پھر پولیٹیکل ڈگری لے کر آتے ہیں, تاکہ اس حوالے سے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ڈگریز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں اور لائرز بھی ہوتے ہیں, انہیں سارا پتہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے, اپنی کالج لائف کے حوالے سے بتائیے گا ذرا, کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے, سیریس تھے یا بہت شرارتی تھے, اس حوالے سے. اچھا کوئی مجھے ایسا واقعہ بھی بتائیے گا جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہے, جو آپ چپکے چپکے ہنستے ہیں لیکن اس کو شیئر نہیں کر سکتے, آج ہم سے شیئر کریں اگر ہمت ہے تو. اسٹوڈنٹ تھا میں سول اینڈ کالج کا, اور وہاں پر سیاست, یہ 2001 کی بات ہے. سر وہاں بھی سیاست کرتے تھے, پی ایس ایف, اے ایس ایف, ایم ایس ایف, تو وہاں میں لڑاکا تھا. ہاں جی, ہماری لڑائی زیادہ تر وہ جماعت اور جماعتوں سے ہو جاتی تھی, تو اس میں ایف آئی آرز وغیرہ. ایک ہماری لڑائی ہو گئی جی جمعیت والوں سے,
मेरा निक नेम है नोमी भुट्टा। मैं वो कॉलेज लाइफ में, मैं कॉलेजों में ना नोमी भुट्टा के नाम से मशहूर था। मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में, वो ना न्यूज़पेपर सुबह आती थी, वो ना सारा दिन बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते थे और चाय शाय पीते रहते थे, क्योंकि हमारा जिम्मेदार था सारा सिस्टम। कोई वो मुलाजिम थे नहीं कि दफ्तर जाना वापस, वो घर बैठे थे। वो मामला हाईलाइट इतना हुआ कि वो रोज़ अखबारों में आता था। मैं सुबह 7 बजे उठता था कॉलेज जाने के लिए, सुबह 7 उठ के मैं अपने गेट पे जाके बैठ जाता था। राइट टाइम 7:30 बजे अखबार वाला आके अखबार फेंकता था। मैं अखबार उठाता था, जहाँ मैं देखता था ना मेरा नाम नोमी भुट्टा, मैं वहाँ पेन की नीब मार देता था, भाई अबू को पता ना चले। वो मैं इसलिए हंस रहा था। तो फिर मैं कॉलेज चला जाता था। फिर एक दफ़ा फिर मेरी पकड़ाई हो गई, मामला बड़ा हाईलाइट हो चुका था। वो अखबार में खबर लग गई कि असमतुल्ला के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। वो ये लिखना चाहिए अखबार, कातलाना हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए ना, उन्होंने असमतुल्ला कातलों को गिरफ्तार है। वो हमने पता किया तो वो पता चला वो नहीं, वो गलत कोई भाई लड़ाई हो जाती है कॉलेजों में, स्टूडेंट हो गया आपस में। वो शाम का टाइम था, तो मैं ऐसे, अब गर्मी थी, अब्बू बाहर बैठे थे सेन में, तो मेरी फैमिली के बुजुर्ग जो वो सारे मेरे घर आ गए। जब वो घर आए तो मुझे दिमाग में, हाँ जी, मैंने कहा है भाई आज हार गई। अबू मेरे सख्त भी बड़े थे। आपने कहा आज नहीं मानना भूल तो नहीं गया? नहीं, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, मुझे क्या हाल है, खैरियत है। अब्बू ने कहा भाई, अम्मी को कहा भाई वो चाय पानी सारा कुछ करें जैसे होता है, बगैर उन्हें कहने चाहे भाई ये बताएं से नोमी मियाँ था क्या पढ़ा सराकी में। उन्होंने कहा क्यों, क्या बनना नोमी, ठीक है नोमी। उन्होंने कहा नहीं, वो जो FIR हो ये रोज़ अखबारों में आ रहा है। अब्बू कह रहे हैं अखबार तो मैं भी पढ़ता हूँ, अखबार में तो नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मामू जी, रोज़ अखबार में आ रहा है, ये नोमी मियाँ पर पर्चा है, तो इस तरह से वो कोई बंदा सुना है वो, तो ये 2001 की बात है। आपकी तो फिर धाक बैठ गई होगी खानदान में। मैंने चुप करके ना धा के बैठ गई वो। पता तो था उनको भाई ये कॉलेज में हो जाती है। जब अब नया स्टूडेंट कोई जाए तो वो पुराने जो स्टूडेंट खड़े होते सीनियर, वो ख्वाहिशात उनकी होती हैं कि दरख्त को जब फिर डालो, ये करो वो करो। तो मैं जिम्मेदारों का बच्चा था, मैं गया इस बात पर वो हो गई। तो उन्होंने कहा जी वो अखबार में, अब उन्होंने कहा मैं तो रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। उन्होंने अखबार देखी नहीं थी, उन्होंने उसे कार्डलेस होते थे, उन्होंने उठाई फिर थे, घर फ़ोन किया, उन्होंने कहा PTCL पे, तो उन्होंने कहा वो ले आओ। मोबाइल किसी किसी के पास होते थे, अखबार अब निब तो इधर लगी पड़ी थी, उधर तो नहीं थी। तो वो पकड़ाई होगी। अब्बू ने फिर मुझे डांटा शाटा। बेटा साहब सही से बताइएगा, कभी कुट पड़ी? अब्बू से अब्बू से नहीं, सारी बात है। आपका जिन जमात से ताल्लुक था, ASF तो MSF, तो लड़ाई झगड़े तो होते होंगे ना, या मारा ही है? मार कभी नहीं खाई? मेरे नहीं है। मैं पहले दिन जब कॉलेज में गया था, मैंने कहते हैं ना वडेरे का बेटा, ये है वडेरे का बेटा। कॉलेज में जब पहले दिन गया ना, मैं अपनी धाक बैठा गया। पहला दिन कैसा गुजरा था? बेवकूफ बने थे या लड़ाई हो गई? लड़ाई हो गई थी पहले। बेवकूफ क्यों बनाया? नहीं, अड़ गया नहीं करता। हाँ, अड़ गया नहीं करता। जिद्दी थे शुरू से? तो वहीं से शुरू से एक फिर मेरा 2-3 दोस्त मेरे उधर से आ गए, वो मुझे जानते थे, तो वहाँ से फिर लड़ाई हो गई। फिर मैं वहाँ MSF का सदर बन गया। तो तब का शहजाद भुट्टा और आज का शहजाद भुट्टा, क्या फर्क महसूस करते हैं? गुस्सा ख़त्म हो गया। गुस्सा खत्म हो गया? हाँ, गुस्सा ख़त्म हो गया। अब इस फील्ड ने पेशेंस दिया? जी, इस फील्ड में पेशेंस, मुझे याद है मैं एक दफ़ा MPA था। तो गुस्सा आए तो क्या करते हैं? अगर गुस्सा आ जाए, जारी बात है कुदरती अमल है, गुस्सा आ ही जाता है। अभी कभी आ जाए तो या पी जाता हूँ या डांट देता हूँ पीने का कोई फार्मूला बताएं। पानी का गिलास पी लिया करे। या चुप करके, गुस्से में तो ध्यान ही नहीं रहता पानी पीना है। चुप करके ना वो महफिल छोड़ के ना वाशरूम में चले जाए या बाहर चले जाए। ना तो टाइम ही नहीं ना मिलता, बंदा जज्बाती हो जाता है ज्यादा गुस्से में। नहीं, हम जब इस पोजीशन पर आए हुए हैं तो फिर हमें बड़े वो फूंक के कदम उठाने पड़ते हैं। और इस सूरत में तो कोई पानी का गिलास दे बंदा वो भी फेंक के मारता है, वो पिए कैसे बंदा? नहीं, वो इतने हो। क्या इस पेशेंस के लिए इस फील्ड को ज्वाइन करना लाजमी है? देखिए जी, इस फील्ड ने तो बहुत कुछ, मैं हार्ट पेशेंट मैं हो चुका हूँ, मेरे भी स्टंट डले हुए हैं।
اور بلڈ پریشر میڈیسن وہ بھی لیتا ہوں. اس کے باوجود اتنا ٹف ورک. ابھی میری 42 ایج ہے اور شوگر بھی الحمدللہ ہو چکی ہے اور خدمت خلق لے کے چل رہے ہیں. اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آپ نے چائے کے ساتھ برفی کھائی ہے. میں کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتا. ہاں جی, میڈیسن میں اپنا وقت پر لیتا ہوں اور میری لیڈرشپ کو بھی شوگر ہے تو میں نے ان کو بھی وہ کھاتے پیتے ٹھیک ٹھاک. یہ شوگر آپ نے اڈاپٹ تو نہیں کی ان سے کہ لیڈرشپ کو ہے تو مجھے بھی ہونی چاہیے؟ میری والدہ کو ہے, وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو ٹھیک. میرے گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹا خوراک اچھی رکھو, کھاؤ آپ ہی کے دوائی لے. دل کرے جو دل کرے, دل کی خواہش پوری کرو, اپنی دل کو خواہش ہوتی ہے وہ پوری. جی بھٹا صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کے علاقے کے حوالے سے بہت کچھ جانا کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا کام کروائے. سر, آپ کے حلقے کے لوگوں کے لیے, آپ کے ووٹر سپورٹرز کے لیے, آپ کے دیکھنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا میسج. میری اپنے دوستوں سے, اپنے حلقے کی عوام سے بہت بہت میرا سلام ان کو, اور میری گزارش ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ محبت آپ لوگ کرتے ہیں ایسے محبت رکھیے گا. لیڈرشپ ہماری میاں محمد شہباز شریف صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, جو دن رات ایک کیا ہوا ہے اس پنجاب کو بہتر کرنے کے لیے, اور جیسے وہ سہولیات دے رہی ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ پر, ہر چیز پر وہ کام کر رہی ہیں. اور جیسے میرے قائد میاں محمد نوجوان قیادت میاں محمد حمزہ شہباز شریف نے وہ 2 مہینے کی گورنمنٹ میں ہمیں اپنے اعتماد پر لیا اور اس ملک کی بہتری کے لیے دن رات ایک کیے. ان کی لیڈرشپ نے, ان پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. اچھے برے وقت زندگی میں آتے رہیں گے لیکن گھبرانا نہیں, اگر رات ہے تو صبح بھی ہونی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے رہیں اور مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ چھوڑیے گا, اور ہر سٹیج پر مسلم لیگ نون کے حق میں بولیے گا. میرا یہی میرے دوستوں کو پیغام ہے, اور میرا ان کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ میں اور جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے الحمدللہ باعزت بری ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کا شکریہ, جیسے آپ لوگوں کی محبتیں تھیں اور آپ لوگوں نے دن رات دعائیں کیں, بہنوں نے, ماؤں نے, بزرگوں نے, میں آپ کی محبتوں کا مشکور ہوں. بہت مہربانی آپ کی, اور میرا یہی پیغام تھا جو اپنے دوستوں کو میں نے دیا. جی شہزاد مقبول بھٹا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, بہت سی باتیں پتہ لگیں آپ کے علاقے کے بارے میں, آپ کے ووٹر سپورٹرز کے بارے میں, ان کے مسائل کے بارے میں, اور آپ کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ نے پین لیا, کس طریقے سے آپ نے درد محسوس کیا اور ان کے لیے کام کیا. تو ناظرین, شہزاد مقبول بھٹا PP 214 ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے بات کی, ان سے جانا ان کی ابتدائی دور کے بارے میں, تعلیمی دور کے بارے میں, ان کی پہلی پولیٹیکل جو جماعت تھی اس بارے میں جانا کہ انہوں نے وہ جماعت کب جوائن کی, کیوں جوائن کی, اور اتنے عرصے سے اس جماعت کے ساتھ اب تک جڑے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ, اس کی کیا وجوہات تھی. پھر ان کے علاقے کے بارے میں بات کی, ان کے ووٹر سپورٹرز کے بارے میں بات کی کہ وہاں کے کیا مسائل تھے, کس طریقے سے دشواریوں کا سامنا تھا ان کے ووٹر سپورٹرز کو, اہل علاقوں کو, اور اس طریقے سے اس حوالے سے انہوں نے اپنے حلقے کے لیے ان کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا کیا کام کیے, سیریز کے حوالے سے کیا کیا کام کیے, پانی کے حوالے سے جو مسائل تھے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو کام تھے, انہوں نے خاطر خواہ اس میں کام کیا. اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد مقبول بھٹا صاحب کا کہنا ہے کہ 80% یہ کام کر چکے ہیں, جس کے لیے یہ بہت مطمئن ہیں, لیکن اچھے کی گنجائش رہتی ہے, مزید اقدامات کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹائم دیا, وقت دیا, طاقت دی, تو یہ ضرور اس کو بھی کور کریں گے. اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے این نیوز, اور آپ اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سے چل رہی ہے, اس میں ان کی ایجوکیشن میں بھی, اور ان کے جو ڈفرینٹ ان کے جو فگر کے جو ہوتے ہیں, امپریشنز ہوتے ہیں, اور ان کی جو مختلف چیزیں چہرے کی ہیں یا جسم کی ہیں, ان کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور اس میں تو اب مرد بھی پیچھے نہیں رہ گئے. جی ظاہر ہے, اب تو سوشل میڈیا اور جب سے یہ ساری چیزیں سوشل